जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग खास जो है चैप्टर हमारा 14 चैप्टर नातेदारी किनशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से जो लोग हमसे जुड़े होते हैं वो कौन लोग होते हैं, नातेदार कौन होते हैं, रिश्तेदार कौन होते हैं, परिवार क्या है, विवाह क्या है। और परिवार विवाह ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक वो पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और सोशियोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर सारा चैप्टर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी आज हम लोग 14 कर रहे हैं और धीरे धीरे सारे चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि नातेदारी व्यक्तियों के मध्य किस प्रकार के संबंध होते हैं, यानी कि नातेदारी क्या होता है क्या नहीं होता है वो सारी चीजें जानेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से है। तो नातेदारी व्यक्तियों के मध्य किस प्रकार के संबंध होते हैं। तो नातेदार आखिर होते कौन है। देखिए सिंपल सी बात है कि जो हमारे खानदान में लोग होते हैं, जो नए लोग जुड़ते हैं, चाहे रक्त से संबंधित लोग हों, मतलब रिलेशन हो, है ना, ये सारी चीज़ हम लोग देखते हैं इसके बीच में। तो नातेदारी क्या होती है। तो नातेदारी व्यक्तियों के बीच में रक्त संबंध, विवाह और दत्तक ग्रहण संबंध होते हैं। दत्तक का मतलब क्या होता है यहाँ पे। दत्तक का अर्थ हुआ कि जो गोद लिए हुए बच्चे होते हैं उनको दत्तक कहा जाता है। एडॉप्टेड जो चाइल्ड होते हैं उनको दत्तक कहा जाता है, ठीक है। देखिए तो नातेदारी व्यक्तियों के बीच में रक्त संबंध, चाहे तो ब्लड रिलेशन हो सकता है या विवाह हो सकता है। विवाह करके भी तो जैसे देखिए सास ससुर हो गए, उनके बाद और लोग हो गए, है ना, साला साली हो गए, ये सारी चीजें हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है, तो ऐसे ही तो रिलेशन बढ़ता है, नातेदार जुड़ते हैं तो विवाह और दत्तक ग्रहण संबंध होते हैं, ये सारी चीजें। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए आंसर नंबर जाइए यहाँ से। इस तरीके से हमें पहला क्वेश्चन करना है। तो नातेदारी आई थिंक समझ में आया होगा। चाहे आप विवाह करके संबंध स्थापित करते हैं तो नातेदार बनते हैं, या रक्त से संबंधित जैसे हमारे खानदान के ही लोग होते हैं वो भी हमारे नातेदार होते हैं, या दत्तक होता है कोई, यानी कि जिसे गोद लिया होता है वो भी धीरे धीरे करते करते जो है नातेदारी में आ जाता है। इसके बाद हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और पढ़ेंगे जो सारी चीज समझेंगे हम अच्छे तरीके से, ठीक है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि नातेदारी के मुख्य प्रकार क्या हैं। तो नातेदारी का मतलब क्या होता है, मुख्य प्रकार कैसे कैसे लोग जुड़े होते हैं इसमें, तो ये सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं। देखिए जरा आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से है। तो नातेदारी समूह की सुदृढ़ता को बनाती है, शत्रुओं के खिलाफ समूह को संगठित करती है। यानी सिंपल सी बात है, जब हमारे नातेदार होंगे, जब हम पूरे अपने जो है समाज में अकेले नहीं रहेंगे तो कोई भी हमसे टकराएगा नहीं। अब अकेले रहते हैं, वहाँ किसी से भी कुछ भी वाद विवाद होता है, हमारे साथ कोई खड़ा ही नहीं है, किसी कोई चोट लगती, कोई बीमार होता है, कोई खड़ा ही नहीं है। इसलिए नातेदार भी होना आवश्यक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नातेदार बेकार होते हैं, बहुत से नातेदार अच्छे भी होते हैं, आगे बात समझ में। और जो करीबी नातेदार होते हैं जिनसे रक्त का संबंध होता है वो तो खास होते हैं हमारे, ठीक है ना। देखिए तो ये चीज बोली गई है। और तथा धार्मिक और सामाजिक अंतरक्रिया को नियंत्रित करते हैं, चाहे पूजा पाठ हो चाहे कुछ भी हो। हम लोग किसको बुलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को ही बुलाते हैं ना, नातेदारों को ही बुलाते हैं, ये चीजें हैं। उसके बाद वह विवाह या विवाह को नियंत्रित करती है और सरकारों तथा धार्मिक त्योहारों संस्कारों तथा धार्मिक त्योहारों को नियमित करती है। यानी कि चाहे कोई पूजा पाठ हो या बोल सकते हैं कोई त्यौहार हो, इसमें नातेदार हमारी जो है हमेशा साथ देते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आगे बात समझ में, ये चीज है नातेदार। चलिए आंसर में जाइए। तो नातेदारी के प्रकार है, मतलब क्या है, नातेदार कैसे कैसे किस तरीके से जुड़े होते हैं हमारे साथ, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब आ जाता है गोत्र किसे कहते हैं। देखिए मैंने पिछले वाले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया था अंतर्विवाह और बहिर्विवाह। अंतर्विवाह का अर्थ क्या होता है कि जब एक ही गोत्र में विवाह कर लिया जाता है। जब वेदों की रचना हुई थी उस टाइम पे साफ साफ ये बात हिदायत दी गई थी, नियम बनाया गया था कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं करना। लेकिन आने वाले टाइम पे राजा रानियों ने अंतर्विवाह भी किया। अंतर्विवाह का अर्थ हो गया कि एक ही गोत्र में विवाह कर लेना, यानी कि ये हिंदू धर्म में क्या है, मनाही होती है। एक गोत्र में कोई विवाह नहीं कर सकता, जो पत्नी का गोत्र होगा वो पति के गोत्र से अलग होना चाहिए। यानी कि देखिए लड़का लड़की जब हैं, जब तक शादी नहीं हुई है तब तक लड़की ने पिता का गोत्र अपनाया हुआ है, उसके बाद जो पिता का गोत्र छोड़कर पति का गोत्र अपनाना होता है विवाह के बाद स्त्री को। तो ये चीज होती है। तो पहले, लेकिन शादी से पहले एक गोत्र नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे राजा रानियों ने, सातवाहनों में, कुषाणों में बहुत सारे राजा रानियों ने क्या किया था, एक ही गोत्र में विवाह
कर लिया था, तो ये नियम का उल्लंघन था। तो सिंपल सी बात है, एक गोत्र के अंदर विवाह करना अंतर्विवाह, और एक गोत्र से बाहर विवाह करना बहिर्विवाह, ठीक है ना। और जाति धर्म तो सेम होना ही चाहिए, ये चीजें बांट रखी है समाज के अंदर। तो गोत्र किसे कहते हैं, इसका आंसर भी आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। क्या है, गोत्र जो है निकटतम वंशजों का वह स्वरूप होता है जो एक सामान्य मिथिकीय पूर्वज के नाम पर होता है, जैसे कश्यप, भारद्वाज, ठीक है। और ऐसी अलग अलग जो गोत्र होते हैं, सबके अपने अपने गोत्र होते हैं, आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें हैं। तो गोत्र क्या है बता दिया, ये वैदिक ऋषियों के नाम पे रखा जाता था, ऋषियों के नाम पे होता था, और जो जो उन गोत्रों को अपनाता था वो उनका वंशज कहलाता था। आ गई बात समझ में। चलिए आंसर मारे जाइए यहाँ से। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं गोत्र क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है कुवैद से क्या तात्पर्य है। कुवैत नहीं, वो अरब देश का नहीं, कुवैद से क्या तात्पर्य है। तो सिंपल सी बात, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो हस्बैंड के लिए है। हस्बैंड यानी जैसे अब मान के चलिए किसी की पत्नी पेट से है, सिंपल सी बात है, अब पेट से है, तो जो वहां पे वो दर्द महसूस कर रही है उस स्टेज पर, उस जगह पर वो पति जो है, उनका हस्बैंड जो है, वो भी हालांकि उस तरीके से तो दर्द नहीं, लेकिन बस फील कर सके कि हाँ उसकी मतलब वाइफ को कितना ज़्यादा पेन हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें। तो कुवैद का यहाँ पे अर्थ क्या देखिए, कुवैद का संबंध पत्नी के प्रसव काल मतलब होता है डिलीवरी का टाइम, प्रसव काल से है। इस प्रथा के अनुसार जब पत्नी प्रसव पीड़ा का अनुभव करे तो पति के लिए भी यह आवश्यक है कि वह भी उसी पीड़ा का अनुभव करे, यानी कि उसको भी उतना ही पेन होना चाहिए। जैसे क्या कि सोच से और अपने दिलो दिमाग से सोचे वो, है ना, कि उसकी पत्नी कितना ज़्यादा दर्द महसूस कर रही है। प्रसव काल में पत्नी जैसा भोजन व विश्राम करती है, उसी तरह का व्यवहार पति से करने की अपेक्षा की जाती है। यानी सिंपल सी बात, पत्नी जिन जिन चीज़ों का सेक्रीफाइस करती है, अब ये तो है नहीं कि देखिए जब पेट में बच्चा होगा तो सिंपल सी बात यहाँ पे पत्नी जो है थोड़ा अपने डाइट पे भी कंट्रोल करेगी, उतना तेल मसाले वाला खाना नहीं खाएगी, अच्छा हेल्दी फूड खाएगी। उसी के आधार पर पति ये नहीं होगा कि हाँ अलग अलग चीज़ें खाई जा रहा है मसालेदार और चटपटा, उसको दिखा के, नहीं। पत्नी भी तो यही अपेक्षा करेगी ना कि जो हस्बैंड है उसका, वो भी उसी के अनुसार जो है खाए, है ना, वो भी इसी के हिसाब से खाए, तो अच्छा रहे, दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, उसको क्या बोला जाता है, कुवैद बोला जाता है। आगे बात समझ में। चलिए आंसर में जाइए। तो ये छोटे छोटे जब आंसर आप लोग समझ जाएंगे ना, बड़े आंसर आप लोग बड़े आराम से कर लेंगे। और जो चैप्टर का नाम होता है वो मैं हमेशा बता चुका हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, वो आप लोग ढंग से सुन लें और पढ़ लें, ठीक है ना। देखिए, नातेदारी का अर्थ स्पष्ट करें तथा नातेदारी के प्रकार लिखें, ठीक है। इस चैप्टर का ये मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये आप लोग ढंग से सुनेंगे तो ही समझ में आएगा। देखिए, नातेदारी का अर्थ स्पष्ट करना है तथा नातेदारी के जो है ये प्रकार लिखना है, ठीक है। जरा ध्यान सुनिएगा। तो नातेदारी अर्थ, नातेदारी को हमारे संबंधों में समझने का एक तरीका माना जा सकता है जैसे क्या है, एक सामाजिक बंधन है। नातेदारी क्या होता है, एक सामाजिक बंधन होता है, समाज में सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। इसका कारण रक्त संबंध और विवाह है। चाहे रक्त के संबंध से नातेदार बना सकते हैं, चाहे तो आप कैसे बना सकते हैं कि विवाह करके। तो सरल शब्दों में नातेदारी में वे संबंध समाहित हैं जिनका संबंध रक्त तथा विवाह से होता है। तो नातेदारी वह व्यवस्था है जो पारिवारिक संबंधों और विवाह से जुड़ी हुई होती है। नातेदार कब बनते हैं, जब हम विवाह करते हैं। मान के चलिए मेरा विवाह हुआ, मजा आ जाएगा देखिए मेरा विवाह हुआ तो यहाँ सिंपल सा, और जो वहाँ लड़की वाले हैं उनका घर परिवार हमारे नातेदारी में जुड़ जाएंगे, फिर उनसे रिलेटेड और लोग हैं वो भी नातेदारी में जुड़ेंगे ना, तो ऐसे रिश्ता लंबा होता चला जाता है। तो नातेदारी व्यवस्था है जो पारिवारिक संबंधों और विवाह से जुड़ी हुई है। नातेदारी संबंधों को वंश, विवाह या दत्तक ग्रहण के आधार पर सामाजिक स्वीकृति मिलती है। जैविक मुहावरे में यह संबंधों की अभिव्यक्ति है। वंश, विवाह या दत्तक ग्रहण मतलब होता है गोद लेना। दत्तक ग्रहण पर आधारित संबंधों को नातेदारी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये क्या है, जब हम नातेदारी, जब जैसे दत्तक, आपको तीन चीजें याद रखनी, या तो विवाह करके, या दत्तक ग्रहण करके, या मतलब बोल सकते गोद लेकर, या रक्त संबंधी। ये सारे लोग क्या होते हैं, जो भी इन सारी चीजों से जुड़े होते हैं हमारे से, हम उनको क्या कहते हैं, नातेदार कहते हैं। आगे बात समझ में। तो नातेदारी ये चीज हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या है,
बाकी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, जैसे ये बताया मैंने, नातेदारी का अर्थ स्पष्ट करें तथा नातेदारी के प्रकार लिखें। अभी नातेदारी के प्रकार आपको कैसे बता देना है, इसमें पहले तो अर्थ बताना है, फिर नातेदारी के प्रकार, जैसे विवाह करके, रक्त संबंधी और दत्तक ग्रहण करके, ठीक है। उसके बाद नातेदारी के प्रकारों के अंदर और चीजें हैं जो मैं आपको अगले क्वेश्चन के अंदर पढ़ाऊंगा डिफाइन करके उसको, ठीक है ना। देखिए जरा आगे यही वाला क्वेश्चन आ रहा है, आंसर मारे जाइए यहाँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, निकटता के आधार पर नातेदारी के संबंधों को श्रेणीबद्ध कीजिए, कि नातेदार में कौन कौन होता है, ये सारी चीज प्रकार के अंदर ही आ जाएगा, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। तो निकटता के आधार पर नातेदारी के संबंधों को श्रेणीबद्ध कीजिए, तो किस तरीके से नातेदारी के बारे में आपको बताना है, कौन कौन से लोग आपके निकट हैं, कौन कौन से लोग क्या हैं, वो सारी चीज जानेंगे। चलिए आंसर देखिए आप अपने स्क्रीन पर। निकटता के आधार पर श्रेणीकरण, निकटता के आधार पर नातेदारी का श्रेणीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है। पहला है प्राथमिक नातेदार, पहले होते हैं प्राथमिक नातेदार, यानी ये भी आंसर सेम वही है, बस क्वेश्चन अलग हो गया, बस आप लोग ढंग से समझिएगा। देखिए प्राथमिक नातेदार कौन होते हैं, तो प्राथमिक नातेदार या निकटस्थ नातेदार, देखिए मैं इसे इंपॉर्टेंट लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग प्रकार के नातेदारों के बारे में बताना है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के किसके बारे में, नातेदारों के बारे में। तो देखिए कौन होते हैं, तो प्राथमिक सबसे पहले वाले नातेदार कौन होते हैं, जो आपके ज्यादा करीबी होते हैं, ये नातेदार अभिविन्यास के नातेदारों से संबंधित हैं। अभिविन्यास के नातेदार वे हैं जहां हमारा जन्म और पालन पोषण हुआ है, जहां हमारा जन्म हुआ है, जैसे माता पिता होगा, सबसे पहले हमारे नातेदार कौन होते हैं, हमारे माता पिता भाई बहन। तो माता पिता भाई बहन हमारे जनिक नातेदार हैं, जो हमारे जन्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके साथ हमारा संबंध रक्त संबंध है। यह व्यक्ति के 7 प्रकार के प्राथमिक नातेदार होते हैं, जैसे माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन और पत्नी, ये सब क्या है, हमारे शुरुआती नातेदार हो गए, बिल्कुल प्राथमिक हो गए। द्वितीयक कौन होते हैं, जरा वो देखिए आप लोग। द्वितीयक नातेदार ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछ लेगा आपसे एग्जाम में, प्रथम द्वितीयक तृतीयक कौन है, ये बताइए जरा। तो प्रकार में भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलिए दूसरा देखिए, तो प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक नातेदार हमारे द्वितीयक नातेदार होते हैं। देखिए जो प्राथमिक से जुड़े हुए हैं उनके रिलेशन में वो हमारे द्वितीयक नातेदार में आएंगे। जैसे इस प्रकार द्वितीयक नातेदारों के 33 प्रकार होते हैं, वाह। इनमें निम्न सम्मिलित हैं, जैसे पिता के पिता अर्थात दादा, हमारे पिता से जुड़े हुए हैं ना, तो वो थोड़ा सा अलग हटके नातेदार बन गए, तो यानी दादाजी हो गए, ठीक है। अब माँ के पिता अर्थात नाना हो गए, पिता की माँ अर्थात दादी, और पति या पत्नी के भाई और बहन, या पति या पत्नी के माता पिता इत्यादि, ये सेकंड लेवल के हैं। प्रथम लेवल से जो हमारे खास जुड़े हुए हैं, वैसे माता पिता भाई बहन, उसके बाद जो आ रहे हैं उनसे जुड़े हुए वो हमारे सेकेंडरी लेवल पर आ जाएंगे, सेकंड पर, ठीक है। तो ये चीज। तृतीयक क्या होता है, उनसे भी और दूर वाले रिश्तेदार, पहले माता पिता वाले, फिर उनसे दादा दादी वाले, फिर तृतीयक पे आ रहा है, वो कौन है देखिए जरा। तो प्राथमिक नातेदार के द्वितीयक नातेदार तृतीयक नातेदार होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का साला उसका तृतीयक नातेदार होगा। अब मेरी जिससे शादी हुई, ठीक है, अब वो शादी जिससे हुई है उसका भाई, लड़की का भाई, वो मेरा साला कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है, वो तृतीयक नातेदार में आएगा, काफी दूर का है ना वो। तो सिंपल सी बात है, देखिए उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का साला उसका जो है द्वितीयक नातेदार है, और उसकी पत्नी वह बच्चे उसके तृतीयक नातेदार हैं। और तृतीयक नातेदार के 151 प्रकार हैं। जैसे उदाहरण के लिए पिता के भाई की पत्नी यानी चाचा यानी चाची, ठीक है। उसके बाद पिता के बहन का पति यानी फूफा, ठीक है, ये चीज। और पिता के माँ का भाई यानी कि जो मतलब जैसे हमारी दादी का भाई हो गया वो, पिता की माँ की बहन, तो पिता है हमारे, उनकी माँ उनकी बहन, ये तृतीयक में आ जाएगा। आगे बस समझना, इस तरीके से समझना है। आप लोग अपने घर में अंदाजा लगा के बना लीजिए, तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपका साला वाला तो होगा तो अच्छी बात है। देखिए तो सिंपल सी बात है, इस प्रकार नातेदारी की दूरियां चौथे, पांचवें, छठे, 10वें नातेदारों तक होती है। ऐसे बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहाँ तक चली जाती है। साला के साली के साली के चाचा के मामा के ताऊ के भिंडी, है ना, मतलब ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाएगा, हमें नहीं पता। इस प्रकार के नातेदारों में रक्त और वैवाहिक नातेदार भी सम्मिलित होते हैं। तृतीयक नातेदारों के बाद भी की श्रेणियां दूर के नातेदार कहलाती हैं। तृतीयक के बाद जो आता है वो काफ़ी दूर के होते हैं। कुछ समाजों में दूर के नातेदारों को भी समान महत्व दिया जाता है। ऐसा प्राय आदिम जो है वह ग्रामीण समाजों में होता था, यानी पुराने टाइम पे और ग्रामीण समाजों में ज़्यादातर ये नातेदार वगैरह देखे जाते थे। आज के टाइम पे तो लोग
अकेला और अपने माँ बाप के साथ ही रहना पसंद करते हैं, उतना ज़्यादा रिलेट नहीं रखते, रिलेशन नहीं रखते किसी ज़्यादा दूर वाले से, है ना। आगे बस और में ये चीज़ हमें याद रखनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। चलिए आंसर मेरा जाइए यहाँ से। अब आ जाएगा, इसी में आप लोग प्रकार वगैरह सब कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति और समूह के लिए नातेदारी का क्या महत्व है। हमारे लिए नातेदार क्यों जरूरी हैं, हमारे लिए जो समूह के लिए नातेदार क्यों जरूरी है। तो सिंपल सी बात, नातेदार क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन भी आपको जो है ढंग से समझना है। ये बड़े बड़े जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोग ढंग से समझ लेंगे तो छोटे क्वेश्चन भी बन जाएंगे, जब छोटे समझ लेंगे बड़े इजीली हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से बनेगा। तो नातेदारी महत्व यानी कि किनशिप इंपॉर्टेंस, व्यक्ति और समूह के लिए सामान्य अर्थ में नातेदारी महत्वपूर्ण है। क्यों भाई, सिंपल सी बात है ना, नातेदार होंगे तब अच्छे बुरे में काम आएंगे, और अच्छे बुरे में नातेदारों का पता भी चलता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, ठीक है, कौन मदद करता है। कहते हैं कि रक्त पानी से गाढ़ा होता है, नातेदार व्यक्ति के जीवन में सुरक्षा एवं सहायता देते हैं। नातेदारी व्यक्ति को जीवन के हर स्तर पर समर्थन तथा सुरक्षा प्रदान करती है। यह व्यक्ति की एक स्वजन समूह के सदस्य के रूप में पहचान दिलाती है, इसलिए नातेदार होना जरूरी है। अब भाई नातेदार नहीं होंगे तो कहीं से कुछ भी हो गया, बवाल हो गया, आपके सपोर्ट में रहेगा कौन। तो नातेदार होते हैं जो आपके सपोर्ट में रहते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कितना साथ देते हैं कितना नहीं देते हैं। आगे बात समझ में, ये चीज आप लोग बढ़िया से याद रखें। उसके बाद नातेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, देखिए पहला, नातेदारी व्यक्ति को निश्चित परिस्थिति निर्देशित करती है, जैसे माता पिता भाई पति आदि, ये हमारे काफ़ी करीब होते हैं जो हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं, और परिवार ही है जो सबसे ज़्यादा आपके साथ खड़ा रहेगा और कोई भी नहीं होता, ठीक है ना। दूर के रिश्तेदार तो होते ही हैं दूर के। तो देखो नातेदारी द्वारा व्यक्ति को कुछ निश्चित भूमिकाएं भी निर्दिष्ट की जाती हैं जिनके द्वारा वह समाज के प्रति अपने कर्तव्य निभाता है। यानी कि देखिए आप नातेदारी में हैं और आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप समाज में ना अच्छे से बिहेव करें, अच्छे से रहें, समाज के अंदर कोई गलत कार्य ना करें, है ना, सबकी बात इच्छाओं को पूर्ति करें वहाँ पे, ये चीज़ें आ जाएगा। उसके बाद है नातेदारी के प्रमुख प्रकार्य, नातेदारी के प्रमुख प्रकार्य यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन पढ़ाया था उसको बड़ा करके बताया गया। देखिए क्या प्रकार्य होते हैं, प्रकार्य का मतलब किस तरीके से वो आपका साथ देते हैं, क्यों जरूरी हैं, ये सारी चीज़। पहले देखिए सहायता करने के लिए, जैसे संकट काल में सहायता के लिए आगे आते हैं वो लोग, नातेदार इसलिए जरूरी हैं। दूसरा प्रसन्नता, यानी कि व्यक्ति की खुशियों को भी नातेदार ही बांटते हैं, दुख और सुख दोनों को नातेदार बांटते हैं। वो तो आज के टाइम पे क्या हुआ है कि बहुत से नातेदार जो है ना चिढ़ने लग गए हैं, होता है सबके खानदान में होता है, ये सारी चीज़ें सबके नातेदारों में होता है कि बाई चांस किसी के अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन बहुतों के क्या होते हैं कि जेलेसी भर जाती है, पता नहीं किस बात की जेलेसी। अब सामने वाला बंदा आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने दिया जाए ना, क्यों बेमतलब का उसको जो है छेड़ा जा रहा है, बेमतलब का जो है उसको पीछे खींचा जा रहा है। सब जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना, ये चीज़ें हैं। तो देखिए सहारा व शक्ति, यानी कि नातेदार में क्या होता है, सहारा देते हैं, शक्ति वगैरह आती है उनसे, जब वो साथ रहते हैं तो एक पावर लगती है हमें, ठीक है। उसके बाद संबंध परिभाषा, नातेदारी के संबंध परिवार के विभिन्न सदस्यों के परस्पर संबंधों को परिभाषित करती है, यानी तो ये संबंध को परिभाषित करती है कि नातेदारी में कैसे कैसे लोग हैं, कौन लोग साथ देते हैं कौन साथ नहीं देता, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ निकल कर सामने आती है। आगे बस में ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद है अपेक्षित व्यवहार, नातेदारों से ही अपेक्षित व्यवहार परिभाषित होता है और इस तरह प्रत्येक सदस्य को उसके व्यवहार के बारे में भिन्न परिचित बनाता है। यानी कि हमें जान पड़ता है कि हमारे साथ वाला नातेदार अच्छा है या बुरा है, हमारे सुख दुख में काम आता है या नहीं आता है। लोग सुख में काम आ जाते हैं लेकिन दुख में काम नहीं आते, बहुत से ऐसे नातेदार भी होते हैं। ये तो गलत बात है ना भाई, ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए नातेदारों को। तो देखिए उसके बाद आ रहा है महत्वपूर्ण भूमिका, मैंने ये बता दिया अपेक्षित व्यवहार, तो नातेदारों से ही अपेक्षित व्यवहार ये बता दिया। महत्वपूर्ण भूमिका, हमारे लाइफ में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। उसके बाद सहयोग, यानी कि सहयोग तो हमने पहले ही पढ़ लिया, सहायता जैसे सहयोग करते हैं हर चीज़ में। नातेदारों को भाई और बहन की तरह माना जाता है, वे एक परिवार की तरह ही होते हैं। बहुत से नातेदार ना बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन बहुत से नातेदार क्या होते हैं थोड़ा सा अलग भी होते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। शक्ति स्रोत क्या है, तो नातेदारों द्वारा दिया गया प्रोत्साहन व्यक्ति के लिए भावनात्मक एवं जो मनोवैज्ञानिक शक्ति का स्रोत बन जाता है। यानी कि क्या एक पावर देता है ना, हमें एक पावर देता है, शक्ति स्रोत है। यानी कि जब सब लोग साथ रहते हैं एक शक्ति का स्रोत भी मिल जाता है, हमें पावर मिल जाती है। गतिविधियों में सम्मिलित, जैसे अब मान के चलिए शादी ब्याह हो रहा है, हमारे सारे नातेदार आए हुए हैं,
तो अगर बवाल होता है, कोई लड़के वाले की तरफ से लड़की वाले की तरफ से कुछ भी बवाल होता है, तो नातेदार हमारे साथ तो खड़े रहते हैं, एक मजबूती तो मिलती है, ठीक है ना। वो चीज़ बात अलग होती है, कौन कैसा है कौन अलग है, वो चीज़ बाद में देखा जाएगा, ठीक है, लेकिन साथ तो रहेंगे। उसके बाद है धार्मिक कार्य। तो धार्मिक कार्य के अंदर क्या आ जाएगा कि सिंपल सी बात है, जब पूजा पाठ होता है, जैसे हमें जागरण करवाना है, तो सारे रिश्तेदारों को हम बुलाते हैं अपने यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, मिल बांट कर सब लोग करते हैं और साथ देते हैं, साथ निभाते हैं, है ना। विवाह का संबंध हो गया, समारोह हो गया, पूजा पाठ हो गया, सब लोग साथ देते हैं। तो ये हो गया हमारा नातेदार। व्यक्ति और समूह के लिए नातेदारी का क्या महत्व है। चलिए आंसर वाला पहले तो अब जाइए, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। इस तरीके से जो है ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, नातेदारी पदावली की विवेचना कीजिए। नातेदारी पदावली की विवेचना, आखिर ये नातेदारी पदावली क्या है, पद क्या है ना। तो देखिए जरा सिंपल सी बात है, आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से बनेगा। देखिए आंसर, तो नातेदारी पदों के वर्गीकरण के लिए कौन से विभिन्न आधार हैं, विस्तार से समझाइए। एक और क्वेश्चन इसी में बन जाएगा, नातेदारी पदावली की विवेचना कीजिए। तो देखिए जरा क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं इसमें, ध्यान सुनिएगा। अब मैं ये बताऊंगा ना कि माता पिता को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, भाई बहन को जैसे कजन हो गया, ऐसे ऐसी चीज़ें, तो अभी हम समझ रहे हैं। देखिए जरा नातेदारी पदावली क्या है, तो हम दैनिक अंतरक्रिया में अपने नातेदारों को कुछ निश्चित शब्दों से संबोधित करते हैं तथा कुछ अन्य शब्दों को उन्हें पहचानने और श्रेणियों में विभाजित करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। इन सब शब्दों को जो श्रेणियों में होते हैं नातेदारी पदावली कहते हैं। यानी हम पद सौंपते हैं ना, जैसे दादा को दादू बोल दिया, है ना, पापा को डैड बोल दिया, डैडी बोल दिया, मम्मी को मॉम, है भाई को ब्रो और सिस्टर को सिस, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है ना। ये पदावली हो गया। तो देखिए माता पिता, पत्नी पति, चाचा चाची, अन्य लोग नातेदारी के उपयोग पद परिवार के विभिन्न सदस्यों के अंतर संबंधों को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। इन पदों से यह विदित हो जाता है कि परिवार में किसकी क्या भूमिका है। नातेदार शब्द परिवार के प्रकार की ओर हमें इंगित देता है। अलग अलग नामों से हम पुकारते हैं, सबको इशारा देता है कि इनको ऐसे पुकारो। नातेदारी पद के द्वारा हमें जो है निवास के नियम, वंशज और सामाजिक संगठन की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए पुराने टाइम पे अलग नामों से बुलाया जाता था, माता पिता को माताजी, पिताजी, आज पापा मम्मी, मोम, डैड, डैडी, डैडू अलग अलग नामों से जो है पुकारा जाता है सबको, है ना। ये चीज़ें हैं। तो नातेदारी पद केवल भाषाई प्रकृति के ना होकर समाजशास्त्रीय भी हैं। इनका संबंध व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं व्यवहार से भी होता है। जैसे प्रकार देखिए, नातेदारी पद विभिन्न प्रकार के हैं। मानव शास्त्रियों ने इन पदों के वर्गीकरण में विभिन्न आधारों को अपनाया है। कैसे, तो भाषाई संरचना के आधार पर देखा जाए, देखिए जरा भाषाई संरचना के आधार पर, तो प्रारंभिक पद क्या होता है, ये पद इतने अधिक प्रारंभिक हैं कि इन्हें और अधिक छोटे शब्दों में नहीं बदला जा सकता। ऐसे आधारभूत पदों को अधिक सामान्य शब्दों में नहीं रखा जा सकता। इन पदों के उदाहरण है माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन। इनको हम क्या करते हैं, नॉर्मली छोटे मोटे शब्दों में ही बोल देते हैं, लेकिन ज़्यादा अलग शब्द, जैसे मामा हो गया उनको अंकल बना देते हैं, चाचा हो गया उनको अंकल बता दें, मामा को मैटरनल अंकल, लेकिन माता पिता को हम कम ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इनका कोई वैसा अर्थ बनाते हैं। उसके बाद कृत्रिम पद, एक कृत्रिम पद जो हमने अलग से बनाया हुआ है, जैसे इन्हें व्युत्पन्न पद भी कहते हैं। ये नातेदारी पद प्रत्यय और उपसर्ग पदों से जुड़े होते हैं। इनको सामान्य शब्दों में पृथक कर दिया जाता है। इस प्रकार के नातेदारी पदों के उदाहरण दादा, साली, परदादा, दत्तक पुत्र, इनमें आ जाता है। ये कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, अलग से बनाया जाता है। कुछ जो थोड़ा दूर का रिलेशन है ना, उनको हम अलग नामों से बुलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद है विवरणात्मक पद। विवरणात्मक पद क्या होते हैं, इन्हें वर्णनात्मक पद भी कहते हैं। ये पद दो या अधिक प्रारंभिक पदों द्वारा बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए पत्नी की बहन साली होती है, भाई की पत्नी भाभी होती हैं, लड़के की पत्नी बहू, लड़की की पति दामाद, लड़की का पति दामाद, चचेरी बहन भी ऐसे ही पदों में आते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये विवरणात्मक पद होते हैं। इनको हम क्या करते हैं, विवरण करते हैं इनका, कि हाँ अगर ऐसा होगा तो हम उसको ये बोलेंगे, आगे बात समझ। लेकिन जो माता पिता है वो तो जन्म से जुड़े होते हैं, तो ये विवरणात्मक पद हो गए। इसी में बोल रखा है पदों के उपयोग में लाने के तरीके क्या हैं, जरा ध्यान सुनिएगा। ये जो पॉइंट है ना, ये ध्यान सुनिएगा।
इस आधार पर नातेदारी पद निम्न 2 प्रकार में बांटे जाते हैं। संबोधन के तरीके क्या है, मतलब किस आधार पर हम लोगों को बुलाते हैं, ये वे नातेदारी पद हैं जिनका उपयोग हम नातेदारों के संबोधन हेतु करते हैं। ये वे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम अपने स्वजनों को संबोधित करने के लिए करते हैं। इस प्रकार के पद उदाहरण है, जैसे देखिए पहला, पापा को हम डैडी बुलाते हैं, माँ को मम्मी या मॉम बुला सकते हैं, दीदी भैया, दीदी को भैया, मतलब ऐसा ही बुलाया जाता है कई जगहों पे। तमिल भाषा में अन्ना बोलते हैं बड़े भाई को, और छोटा भाई है उसको तांबी बोलते हैं, अक्का बोलते हैं बड़ी बहन को, है ना। अलग अलग समाजों में अलग अलग चीज़ें बुलाई जाती हैं। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है जो अलग अलग नामों से, चलिए आंसर मारे, पहले तो आप जाइए। तो ये चीज़ है, तो ये है नातेदारी पदावली। अगर आपसे पूछा जाएगा ना तो किसको किस पद के अनुसार जो है देखा जाता है, किस पद के अनुसार बुलाया जाता है, वो पदावली में आ जाएगा। आगे बात समझ में, बहुत इजी चैप्टर, बस आप लोग को तरीके से समझना है। जब समझ जाओगे तो क्वेश्चन कोई भी पूछेगा, हीरो हीरोइन बन के जो है नाचते नाचते बना दोगे आप लोग, टेंशन तो लेना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। अब आ जाओ, अब इसमें 9वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नातेदारी व्यवहार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो नातेदारी व्यवहार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन क्या है, नातेदारी व्यवहार के विभिन्न प्रकार, व्यवहार जो होते हैं उनके अलग अलग प्रकार हैं। जैसे ध्यान सुनिएगा, आंसर आप लोग तरीके से। तो नातेदारी व्यवहार या व्यवहार की निश्चित रीतियां नातेदारी समूह के साथ लागू होती हैं। ये व्यवहार के प्रतिमान मौखिक अमौखिक हो सकते हैं। नातेदारी की कुछ प्रमुख रीतियां निम्न प्रकार की हैं, जैसे परिहार। अब पहला ये परिहार क्या है, देखिए व्यवहार में आता है ये सब, नातेदारियों में अलग अलग प्रकार के सबके व्यवहार होते हैं। तो यहाँ व्यवहार परिहार आ रहा है। पहले आपका परिहार क्या है वो देखिए जरा। परिहार व्यवहार की ऐसी रीति है जिसमें कुछ नातेदारों के साथ निकट अंतरक्रिया करने पर कुछ प्रतिबंध होते हैं। यानी परिहार मतलब आपके ऊपर कुछ नियम लगाए गए हैं कि आप इससे अलग हटकर नहीं जा सकते। आप क्या चीज़ें कर सकते हैं देखिए जरा। और हिंदुओं में ऐसे प्रतिबंधों के, परिहार मतलब एक तरीके प्रतिबंध ही हो गया, जो किसी ना किसी, बोला जाता है ना हर रिश्ते में एक मर्यादा होती है, तो वो मर्यादा की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए तो हिंदुओं में ऐसे प्रतिबंधों के कारण रिश्तेदार एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष बातचीत नहीं करते, वे उनके साथ भौतिक संपर्क टाल देते हैं। जैसे आप मान के चलिए ससुर और बहू हैं, कई समाजों में क्या होता है, ससुर बहू का चेहरा तक नहीं देखते या बहू ससुर का चेहरा तक नहीं देखती। ऐसा भी कई परिवारों में होता है, समाजों में। देखिए कुछ लोगों के साथ न्यूनतम सामाजिक संपर्क ही रखा जाता है। ये प्रतिबंध निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे कैसा, पहला प्रतिबंध देखिए जरा क्या है कि पुत्र वधू एवं सास ससुर परिहार। इनमें कैसा प्रतिबंध है, पुत्र वधू में यानी बहू और जो है सास ससुर में कैसा प्रतिबंध देखिए। प्राय सभी परिहारों में जो है पुत्र वधू अपने ससुर के सामने घूंघट करती है, ससुर के सामने नहीं जाती, उसके कमरे में नहीं सोती। जनजातियों में यह प्रथा अधिक है, यानी जो पुरानी जो जनजातियां थी उनमें ज़्यादातर ये प्रथाएं मानी जाती। जैसे एक और है इसी में, योकाधीर जनजाति में पुत्र वधू यानी बहू अपने ससुर का मुंह नहीं देख सकती। ये एक नियम हो गया, ये प्रतिबंध है। परिहार मतलब प्रतिबंध। और भी चीज़ें हैं, दामाद एवं सास परिहार क्या है, तो योकाधीर जनजाति में, ये जो जनजाति है ना, तो जनजाति में दामाद अपने सास ससुर से बात नहीं कर सकता। ओष्ट्याक जनजाति में दामाद अपनी सास के सामने बच्चा होने के बाद ही जा सकता है। तो ऐसे कई प्रकार के नियम लगाए गए हैं। मेलेनेशिया में दामाद समाज से सास से बोल नहीं सकता। तो अगर ऐसे ऐसे कुछ नियम बना रखे हैं जिनका पालन समाजों में किया जाता है, और कई जगहों पे ऐसा नियम है भी नहीं। उसके बाद है भाई बहन परिहार। कई समाजों में देखिए और कड़े नियम है भाई बहन के बीच में। जैसे देखिए योकाधीर जनजाति में भाई अपने सगे और चचेरे भाई बहन के सामने शरीर को नंगा नहीं कर सकता। यानी जैसे हम लोग उघारे नहाते हैं ना सब लोग, मतलब जैसे नहा लिया, डांस कर लिया ना, ऐसे कर लिया, ये चीज़ें उनमें नहीं हो सकता। तो वह किसी प्रकार की असंयम बात भी नहीं कर सकते। लेपर द्वीप समूह में जब लड़की जवान हो जाती है तो उसे अपने मामा के घर भेज दिया जाता है ताकि उसका अपने भाई के से कोई संपर्क ना रह जाए। फिजी की जनजातियों में भाई बहन किसी मध्यस्थ के द्वारा ही बातचीत कर सकते हैं। यानी कई ऐसी जनजातियां जहाँ पे बिचौलिया कोई होगा, सिर्फ उसके चलते बातचीत हो सकती है भाई बहनों में, अन्यथा भाई बहन एक दूसरे के सामने मतलब इस तरीके से बातचीत भी नहीं कर सकते। कई जनजातियां ऐसी हैं। उसके बाद परिहास। परिहार तो हमने जान लिया। परिहास मतलब होता है थोड़ा सा हंसी मजाक। हंसी मजाक है, सास और दामाद में हंसी मजाक हो गया,
और भाई और जैसे देवर भाभी में हो गया, साला और मतलब जैसे साली और जीजा में हो गया, ऐसे मजाक हो जाते हैं। परिहास हो गया वो। परिहास का संबंध रखने वाले साधारणतः एक दूसरे से परिहास कर सकते हैं। वास्तव में डॉक्टर विबासी के अनुसार परिहास संबंध का उल्टा परिचय की अत्यधिक मात्रा है जो परिहास संबंधों द्वारा व्यक्त जो है किया जाता है। इस प्रकार के परिहास में दोनों ओर से गाली गलौज और दिल्लगी भद्दे और अश्लील लिंग के उल्लेख, एक दूसरे की संपत्ति का विनाश, उपहास आदि हो सकता है। सिंपल सी बात है, आप लोगों ने देखा होगा हमारे गांव में तो क्या होता है कि जब हम लोग बारात लेकर जाते हैं किसी लड़के की, तो लड़की वाले क्या करते हैं, हमें उल्टा सीधा सुनाते हैं। अगर आप लोग कभी गांव देहात में परिवार खानदान में होता होगा तो जरूर कमेंट में जरूर बताना आप लोग, ठीक है ना। तो क्या होता है कि वो लोग ना उल्टा उल्टा गाली गलौज करते हैं, तो ये मजाक होता है, सीरियस नहीं लिया जाता है इन सारी चीज़ों को। मजाक गले में लाके, हमारे यहाँ होता है गले में लाके चिप्स कुरकुरे इन सब का पैकेट बांध दिया, अलग अलग सब्जियों की माला बना के वो डाल दिया ना, वो पूरी रात मजाक चलता रहता है। शादी ब्याह में बड़ा मजा आता है, इधर से वो हो रहा है, इधर से मतलब इधर से गाली गलौज चल रही है, उधर से भी चल रही है ना। तो ऐसी ये सारी चीज़ चलती है। अगर आपके भी होता होगा तो आप लोग जरूर बताइए, ठीक है। देखिए, तो परिहास में ये बता दिया मैंने। परिहास के मुख्य संबंधों का संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है। जैसे जीजा और साली का परिहास, जीजा और साली में भी जो है हंसी मजाक चलता है थोड़ा बहुत, जो है एक दूसरे को जो है यहाँ मजाक हद से ज़्यादा भी हो जाता है कई बार तो। उसके बाद देवर भाभी परिहास, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, देवर और भाभी के बीच में भी जो है हंसी मजाक चलता है, काफ़ी ज़्यादा मजाक चलता है। भांजा मामी परिहास, एक मामा और मामी और भांजे में जो है इनमें भी जो है क्या चलता है, बहुत ज़्यादा जो है मजाक मस्ती चलती रहती है। ये चीज़ हो गया। दादा पोती परिहास, तो दादा और पोती में भी जो है कई बार मजाक मस्ती देखा जाता है। तो ये परिहास और परिहार आया समझ में। परिहार मतलब एक तरीके से कि उसमें कुछ प्रतिबंध रिलेशन में, और परिहास मतलब उस रिलेशन में कुछ ना कुछ हंसी मजाक चुटकुला वाली चीज़ें। आगे बस समझ में, ये चीज़ आप लोग बढ़िया तरीके से याद रखें। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा बढ़िया तरीके से। अगर आप लोग को सच में वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाना, ठीक है ना। मस्त तरीके से पढ़ते रहेंगे और सारे चैप्टर क्लियर कर लेंगे। बस आप लोग 7 क्लास का सपोर्ट करें और अभी बहुत आगे तक जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखें। और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है 15 चैप्टर करेंगे। 14 चैप्टर तक टोटल कंप्लीट हो चुका है, जल्दी करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट सिलेबस उठा लेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, जिससे कि आने वाली वीडियोस आप लोग को और अच्छी मिलती रहेंगी, ठीक है। आप लोग प्लीज़ अपना प्यार साइमन क्लास को भर के दें, अभी बहुत आगे तक जाना है साइमन क्लास को, ठीक है ना। आप लोग साथ दें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।